आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैजुल हक। नाजरीन, आज जिस तबके के बारे में हम बात करेंगे वो है उम्र रसीदा लोग या सीनियर सिटीजन्स। हमारे समाज में सीनियर सिटीजन्स का एक अहम रोल है और वहीं हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि सीनियर सिटीजन्स यानी उम्र रसीदा लोग जिस्मानी और जहनी तौर से बाकी आबादी से कमज़ोर होते हैं। यही वजह है कि जहां हम उनके तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करके अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करें, वही हमें उनके हुकूक का भी ख्याल रखना है और उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ भी फराहम करनी है कि उनकी ज़िंदगी बकदर आसानी गुजर जाए और पूरी इज्जत के साथ गुजर जाए। इसीलिए आज का मौजू है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स और इस अहम मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ फरमा है जनाब सुशील सिंह साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फिलहाल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवामा के सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं। जज साहब, हम आज इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया फहद साहब। ये जो आज का आपने मौजूद जो टॉपिक लिया है जी, ये मुझे लगता है कि इस दौर में जो इस वक्त दौर चल रहा है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तो जो बुजुर्ग जिनकी छत्र छाया में हम बड़े हुए हैं सारे, बेशक अब उनका ध्यान रखने का भी टाइम है। बिल्कुल, तो उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनकी मुश्किलात के बारे में, उनको आगे लीगल जो भी हमारी इमदाद की जरूरत है वो उनको मदद की जाए उनकी। तो शुक्रिया आपका एक बार मैं और करता हूँ जी। बेशक जज साहब, नहायत ही संजीदा और अहम मौजू है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, जब हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो कानून की नज़र में सीनियर सिटीजन किन्हें कहा जाएगा? जी, सीनियर सिटीजन की तो मैं बताता हूं, लेकिन मैं बताता हूं कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इसमें हमारा जो आर्टिकल 21 आता है, जाता जब भी हम कोई कानून की बात करते हैं तो ये सारे आर्टिकल 21 से ही निकल के आते हैं। इसी तरह एक आर्टिकल 41 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कोई भी जो हमारी सरकार है वो अपने जो बशिंदगान, जो उनके सिटीजन्स है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए क्या क्या वो उनके ऊपर आयद होते हैं, क्या क्या उनको राइट दिए जाने हैं। ये वहां से स्टार्ट हुआ कि ओल्ड पीपल्स के लिए भी वहां पे कि उनके लिए क्या किया जाए, यहां से ये कानून की शुरुआत हुई। तो अब आती है बात सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन हम 60 इयर्स या उसके अबव जो भी लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 प्लस हो जाती है, उनको हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में मानते हैं और उनके लिए ही हमने कुछ अलग से कानून भी जो है उनके बनाए गए हैं। कुछ फर्ज तो हम सिटीजन्स का भी रहता ही है, लेकिन कुछ इसके में जो कानून का जो हमें पालना जो करनी है ये स्टेट पे भी आयद होती है कि उनको सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। जी साहब, जैसा हमने बात की आईन हिंद की दफ़ा 21 और 41 के बारे में, उसकी बाहर जानना चाहेंगे कि जो बाकी कानूनी ढांचा है हमारे मुल्क का, उसमें किस तरीके के तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूक दिए गए हैं सीनियर सिटीजन्स को? सीनियर सिटीजन का तो सबसे पहले कुछ राइट्स हैं, जैसे हम इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब इंश्योरेंस की बात आती है तो कुछ यहाँ पे उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज, डिस्काउंट्स या कुछ स्कीम चलती हैं जो पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आती हैं। फिर इनकम टैक्स में अगर जो कमाने वाले हैं, जैसे नौकरी जिनके अभी रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी स्कीम्स आती हैं कि कितनी रिबेट मिलेगी, कितने %, कितने पैसा। इसी तरह बैंक्स में भी इनका जो डिपॉजिट रहेगा उसमें भी इनको प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। इसी तरह उसके आगे चले बसेस, या हम कहते हैं जब ये ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल चाहे जो बाय बस कर रहे हैं तो वहाँ पे कंसेशन तो रहती है, साथ साथ में कुछ कई जगह कुछ स्टेट्स ने इनके लिए सीटें रिजर्व कर रखी हैं बसेस में। इनके लिए स्पेशली इस तरह की बसें भी हैं जिसमें जो आराम से चढ़ या उतर सके। इसी तरह जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं कि आगे जाना है तो वहाँ पे गई रेलवेज में भी इनको फैसिलिटी है। कभी अगर कोई चल नहीं पाता तो उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम है, या उसी तरह के रैंप्स बनाए गए। इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी आजकल हमारे जो रैंप्स बनाए गए हैं कि अगर सीनियर सिटीजन जो चलने में असमर्थ है उनके लिए स्पेशल रैंप्स हैं उनकी तरफ से। व्हील चेयर्स का तो रहा ही है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी बहुत सी स्कीमें हैं जो इनके लिए, जो ओल्ड एज में जो परेशानियां आती हैं या कुछ बीमारियां या हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जब, तो उनके लिए जैसे हमें कान की मशीनें जिनको कम थोड़ा सुनाई देता है, आंखों के लिए डेंचर्स, दांत जब थोड़ा काम करना कम कर देते हैं या निकल जाते हैं। इसी तरह से और भी कोई बॉडी के पार्ट्स जो अच्छी तरह का लोकोमोटिव्स परेशानी आती है उनको चलने में, तो उसके लिए भी उनको ट्राइपॉड्स या मूवमेंट के लिए कुछ ये दिया जाता है। सारी स्कीमें इन्हीं के लिए चल रही हैं।
यानी जैसा कानून में, हमारे मुल्क के कानून में बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है वो इन्हें दस्तयाब है, बहुत ज़्यादा इनकी आसाइश का खास ख्याल रखा गया है। लेकिन जैसा जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये है कि चूंकि ये लोग उम्र रसीदा होते हैं, ये उन दफातर नहीं जा पाते हैं, या फिर इन्हें अवेयरनेस नहीं होती, मालूमात जानकारी नहीं रहती इनके पास कि कैसी किस तरीके की स्कीम्स हैं। तो उस ज़मीन में जानना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे जो हमारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो किस तरीके से मदद कर सकती है इन लोगों की। जी, इसके लिए तो अभी हमारे जो नालसा, जो नेशनल लेवल पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है जी, ये इन्होंने 2017 से ही ये हमें एक डायरेक्शंस आ गई थी कि जो आपके इलाके में सीनियर सिटीजन्स हैं उनका एक डाटा, एक सेंसस का थोड़ा सा आइडिया लीजिए, कहाँ पे कितने और इनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और उनके लिए जो जो फैसिलिटीज़ है इसके लिए अवेयरनेस कीजिए। बिल्कुल, अवेयरनेस करने के लिए आप इनके घरों में जाइए, पंचायत घरों में जाइए, या इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, वहाँ पे जाके अपने वॉलंटियर, जिन्हें हम पैरालीगल वॉलंटियर्स काफ़ी प्रोग्राम्स में उनके बारे में बता चुके हैं, जो हमारे उसी तरह कुछ हमारे लीगल लायर्स हैं, जो रिटेनर लायर्स भी हम जिनको कहते हैं, इनको सबको एक हिदायत हुई कि ये इनकी हेल्प के लिए और इनको अवेयर करने के लिए अपने राइट्स के लिए, जी, और जो कानूनी दायरे के अंदर रह के जो उनके राइट्स हैं उनको अवेयर करने के लिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रोग्राम किए जाएं, जिनके बारे में इनको बताया जाए। और इस काम में गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़्यादातर रोल रहता है, उसकी मदद लेके, उसके साथ चल के ये सारी स्कीमें जो इनके लिए स्पेशली हैं ये इन तक पहुंचाई जाएं। क्योंकि किताबों में रहेगा कानून तो फायदा कोई नहीं है जब तक ज़मीनी हकीकत पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो इसलिए ये अवेयरनेस, सबसे पहले तो अवेयर होना चाहिए उनको कि हमारे राइट्स क्या हैं। उस राइट्स को अवेयर करने के लिए कम से कम हम वहाँ के लोकल्स को, जो लोकल जो NGOs आते हैं, या ऑलरेडी कुछ रिटायर्ड पर्सन्स को भी एम्प्लॉय करते हैं इसमें, पैरालीगल वॉलंटियर्स में, जो उनके बीच जाके उनको उनके राइट्स बताते हैं। ऐसा तो नहीं है हर जगह प्रॉब्लम है, लेकिन कई घरों में ये प्रॉब्लम तकरीबन रहती है। एक जनरल ये प्रॉब्लम है सबके लिए, घरों में तो आती है परेशानी, कई घरों में, मैं सभी के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन उसके अलावा बाहर जब आप निकलते हैं, कभी पेंशन के कागज बनाने हैं, कभी अपनी जमीन जायदाद जो पूरी जिंदगी लगा के उन्होंने कमाई होती है उसको वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से मैं आगे इसको मेंटेन करूं। कई बार उन्होंने अपने बच्चों को लिख के दे दिया होता है, या विल डीड के द्वारा, या किसी तरीके से गिफ्ट के द्वारा, या कुछ, तो वो उनको बात समझ नहीं आती कि अब मैंने सब कुछ लिख के दे दिया है तो मुझे ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या मुझे फलां जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे मैं सेटल करूं, या कैसे मैं कानूनी तौर पे इसको मैं देख सकता हूं। तो इसके लिए हमारे पर्टिकुलर डलसा जो है इसमें बड़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इसमें एक तो वॉलंटियर्स जो हमारे रहते हैं, मोहल्ले, उनको हमने इलाके बांटे हुए हैं, हर इलाके में जाके वो अपना सेंसस इसका डाटा लेते हैं कहाँ पे, और प्रॉब्लम्स को जो उनके किसी के थ्रू भी पता लगे, कई बार तो हमें मीडिया के थ्रू भी पता लगता है, तो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो यहाँ तक कुछ हद तक तो वॉलंटियर जो कर पाते हैं, जितनी उनकी समझ होती है वो तो करते हैं, लेकिन अगर उनसे आगे ना बात बने तो लायर्स, जो हमारे रिटेनर लायर्स हैं, वो बड़े हेल्पफुल रहते हैं इस मसले में, अगर उनको कोई कानूनी इमदाद चाहिए होती है। उसके अलावा भी अगर वो लायर्स का भी इस्तेमाल ना करना चाहें तो डलसा के हमारे मोबाइल नंबर्स, फ़ोन नंबर्स हम अवेलेबल हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेक्रेटरी जो सब जज के रैंक का रहता है, और इवन हमारे जो मुंसिफ से तहसील लेवल पे जो हमारे चेयरमैन रहते हैं अवेलेबल है उनके लिए हमेशा ही, और हमारे पास आते भी हैं, कोशिश करते हैं जितना भी हो सके उनकी हम मदद करने की। यानी जैसे आप जो ये उम्र रसीदा शख्स है, अगर इसे किसी स्कीम के लिए फॉर्म भरना है किसी भी सरकारी इदारे में, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है या तालुक लेवल पे है, वो वहाँ जा सकता है और ये फॉर्म वो भरवा सकता है, वहाँ पे उसे मदद की जाने के लिए तो चलो ठीक है, हम कहते हैं कि आएंगे तो हम तो करेंगे ही मदद। अगर वो नहीं भी आ सकता है, अगर वो इस हालत में है कि इतनी दूर चलकर नहीं आ सकता, एक टेलीफोन, एक मोबाइल, एक मैसेज, किसी तरीके से भी, चिट्ठी एक, इवन पुराने जमाने में तो हम कहते थे हाथ से एक लेटर लिखी जाती है, तो अगर वो हमें लेटर भी लिखता है तो हम अवेलेबल हैं, हम उसके घर तक जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस में आएगा तो उसको हम मदद करेंगे, हम उसके घर में भी भेज सकते हैं, उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी किसी तरीके से राब्ता हो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, उसके बाद अथॉरिटी जो है खुद भी कोशिश करेगी कि वो उस उम्र रसीदा शख्स से मिले, चूंकि हो सकता है उसे मुश्किलात आ रही हो कोर्ट भी आने के लिए। पाती भी है, ऐसी बात नहीं है, बेशक ये ऐसा है कि बुजुर्गों को अब नए नए कानून आ गए हैं, बिल्कुल,
तो इतनी जानकारी नहीं रहती है मालूमात नहीं रहती, बिल्कुल। वो अपने ही धुन में मस्त रहते हैं, जब अपने ही घरों में थोड़ा सा कन्फाइन भी कई बार रहते हैं, कई बार सेहत की वजह से, कई बार कई कारणों से जी। तो इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं, टेलीफोन अवेलेबल है, नंबर्स हमारे बिल्कुल डिस्प्ले पे रहते हैं। बिल्कुल। तो जैसा जैसा आपने फरमाया कि सेहत की वजह से भी उम्र रसीदा लोग बेशतर वक्त जो है अपने घर के अंदर ही गुजारते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है अस्पताल जाने की इलाज मुआवजे के लिए। तो वहाँ ये देखा गया है कि जो गरीब तबका है या जो अब एक सैलरी नहीं कमा पा रहे हैं या रोज़गार नहीं है उनके पास, उम्र रसीदा शख्स, आम तौर पर बहुत मुश्किलात होती है उन्हें दूसरों से पैसे मांगने के लिए जो अपने इलाज के लिए। तो वहाँ क्या कानून में कोई ऐसी फैसिलिटी फराहम है, उन्हें दस्तयाब है कि जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो जब स्टार्ट हॉस्पिटल में एंटर करते ही तो पहले तो इनके लिए सेपरेट एक लाइन्स है, सेपरेट काउंटर्स रखे गए हैं उनके लिए। बेडिंग जो है हॉस्पिटल्स में इनके पर्टिकुलर बुजुर्गों के लिए भी अलग से वहाँ से रिजर्व रहते हैं। मेडिसिन का तो अभी तो बहुत सी स्कीम्स आ गई, गवर्नमेंट हमारी जो काम कर रही है इसकी तरफ बुजुर्गों के लिए बहुत सी फ्री मेडिसिन के लिए भी, आयुष की बात करें कि बार आयुष की मेडिसिन फ्री आ रही हैं उनके लिए पर्टिकुलर इन लोगों में। और बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास इतना अपना पैसा नहीं होता, जैसे कमाने की हालत में नहीं है, उनके लिए भी वहाँ पे मुफ्त दवाई का प्रावधान है, वहाँ पे को उनको दिया जाता है। इवन कई बार तो मैंने कितने अच्छे डॉक्टर्स को ये देखा है कि हॉस्पिटल तक तो जो आ गया उसको तो फैसिलिटेट करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक या जो क्लिनिक मोहल्ले में इन्होंने छोटी सी अगर वहाँ पे कोई रखा हुआ है पार्ट इसका, तो वहाँ से भी लोग घर जाके इनको देखभाल कर सकते हैं। यानी सरकार ने या हुकूमत ने ये जिम्मेदारी खुद पर ली है कि जो उम्र रसीदा लोग हैं उनका इलाज मुआवजे का जो खर्चा है वो सरकारी तौर पे सरकार ही बर्दाश्त करेगी। जी जी। तो जैसा अगला सवाल पूछना चाहेंगे, आमतौर पर देखा गया है कि उम्र रसीदा लोग माली तौर से कमज़ोर हो जाते हैं जी। तो क्योंकि ज़िंदगी के इस पड़ाव पे होते हैं जहां अब मुमकिन नहीं है कि इस तरह की कोई कोशिश की जाए जिससे रोज़गार जो है वो ढूंढा जाए। तो वहाँ पर ये भी देखा गया है कि जो इनके बच्चे हैं या दीगर वारसीन हैं वो इनका ख्याल नहीं रखते, इन्हें पैसे नहीं देते या इनका खर्चा नहीं उठाते। तो नान कफाफे के लिए या मेंटेनेंस के लिए किस तरीके के कानून हमारे देश में, मुल्क में राइज हैं? जी जी बिल्कुल। हमारे में तो एक वेलफेयर इसी के लिए जो ओल्ड एज के लिए है और सीनियर सिटीजन्स का है जी, उसका एक्ट आया है स्पेशली इसके लिए वेलफेयर एंड मेंटेनेंस। एक हर डिस्ट्रिक्ट पे एक हमारे लिए ट्रिब्यूनल या कहें या कोर्ट एक सिर्फ इसी केसेस के लिए वहाँ पे खास तौर पर ऐसी जे&के में तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हीं को चार्ज दिया गया है, एसडीएम्स है, एडीसीज है, जिनके पास आप इसके तहत एक एप्लीकेशन देनी है उसको कि इस तरह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा चाहिए, जो उसके अपने बेटे के खिलाफ, अपनी बेटी के खिलाफ जी, अपने पोते के खिलाफ, अपनी पोती के खिलाफ, बहू के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, अगर बच्चे नहीं हैं उसके, बेटा बेटी नहीं है तो वो रिश्तेदार जो उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनको उनकी प्रॉपर्टी उनकी डेथ के बाद या उनके बाद उनको मिलने वाली जो उनके लीगल आयर हम कह सकते हैं, उसके वारिसीन होंगे जी, हाँ, उनके वारिसान का भी वो एप्लीकेशन, और एक से ज्यादा से भी जी, अगर मान लीजिए कोई एक नहीं अफोर्ड कर पाता है तो बाकी वारिसन जो है 2-3 को भी वो पार्टी बना सकते हैं जी सर, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन देने के लिए तो हम एडवोकेट्स करते हैं बिल्कुल, लेकिन जरूरी भी नहीं है, अगर वो खुद भी जाए एप्लीकेशन दें तब भी वो कार्रवाई होती है। अगर वो खुद जाने की हालात में नहीं है जी, तो किसी को अपने बिहाफ पे भेज सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि वहाँ ट्रिब्यूनल तक या कोर्ट जो इस पर्पज के लिए वहां तक बात उनका पहुंचनी चाहिए। तो जैसा बात जी, ये तो बात हुई ट्रिब्यूनल की, तो कितना वक्त लगेगा इस शख्स को ये मुकदमा दायर करने में और फिर मेंटेनेंस की कोई रकम पाने में? पहले तो है कि एप्लीकेशन पे नोटिस तो जाएगा दूसरी पार्टी को, जो है वो तो कानून का ये सबसे पहला फर्ज है कि दूसरी पार्टी को सुना जाए बिल्कुल, लेकिन विद इन 3 मंथ्स कोई ना कोई इसमें आर्डर जो इंटरम मेंटेनेंस कि जब तक फाइनल आर्डर कुछ मिलता, फाइनल पैसे का आर्डर होता, तब तक इंटरम इन बिटवीन एक थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उसको दूसरी पार्टी को सुनने के बाद जी जी इंटरम मेंटेनेंस जिसे कि तब तक जब तक फैसला ना हो जाए तब तक उसका मेंटेनेंस खर्चा चलता रहे कि कम से कम उसको कोई इमीडिएट परेशानी ना हो। तो जैसा फर्ज कर लेते हैं कि एक शख्स जो है उम्र रसीदा शख्स गया है अपने बच्चों के खिलाफ और उसने एक ऑर्डर भी ले लिया है इंटरम मेंटेनेंस का या मेंटेनेंस का कि मसलन 4,000 या 5,000 रुपये उसे फी माहाना दिए जाएं, लेकिन इसके बच्चे या दीगर वारसीन ये रकम नहीं अदा करते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में भी एक और एप्लीकेशन देनी है जी हाँ,
सो मोटो जब अपने आप तो कोर्ट को पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ बैठे या जिसके खिलाफ भी ऑर्डर दिया गया है जी साहब, वो अगर उस ऑर्डर को नहीं मान लिया तो खुद तो उसको पता नहीं चलेगा जब तक उसको एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी। जी, जैसे आप एप्लीकेशन, जिसे हम एग्जीक्यूशन के लिए कहते हैं, जो ऑर्डर आपने पास किया है उसको एग्जीक्यूट करिए जी, उसको जमीन पर भी इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद उसका प्रोविजंस है जी, अगर उसमें तो सजा भी है, 3 महीने तक जा सकती है, 5,000 रुपया फाइन है अगर वो कोर्ट का ऑर्डर ना माने तो जी। तो बहुत से तरीके हैं, यानी ऐसा ऑर्डर एप्लीकेशन देना उसके लिए जरूरी है। यानी ऐसा ऑर्डर ना मानने की सूरत में जेल भी जाना पड़ सकता है। मैंने कहा मैक्सिमम 3 महीने जी साहब। जी साहब, अब आगे ये भी देखा गया है कि मुख्तलिफ तरीके के जो मुकदमात हैं अदालत में चलते हैं जिनमें जो है एक फरीक या दोनों ही फरीकैन जो हैं वो उम्र रसीदा होते हैं और वो खर्चा नहीं उठा पाते, अपनी जो लीगल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, इसका खर्चा नहीं उठा पाते, वकील साहब का खर्चा नहीं उठा पाते। तो उस सूरत में क्या कोई कानून बना है कि उन्हें वहाँ कानूनी इमदाद फराहम हो? जी बिल्कुल, ओल्ड पीपल 65+ ये सारा हमारे पास हम बिल्कुल फ्री मदद करते हैं उसके लिए जी साहब। उसमें आप आ जाएं, कानून की तरफ से उनको, जो हमारी डलसा की तरफ से उनको एक लीगल जो असिस्टेंस है जिसे हम रिटेनर राइल्स के रूप में उनको प्रोवाइड करते हैं जी साहब, जो उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करता। अच्छा, उनसे जो क्लाइंट है या हमारा जो एप्लीकांट है उससे कोई फीस चार्ज नहीं करते और उनके केस को बेहतर तरीके से वो हैंडल करते हैं। और उन केसेस पे हम लोगों की एज ए सेक्रेटरी डलसा हम लोग भी उस पर थोड़ी असिस्टेंस करते रहते हैं वकीलों की। जी। कोर्ट में तो वकील ही रहते हैं लेकिन एक असिस्टेंस हमारी साथ में रहती है और नज़र भी रखी जाती है कि कहाँ तक पहुँचे हैं जी। तो यानी जैसा अब अगर कोई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है जिसमें फरीक उम्र रसीदा है, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जा सकता है और उसका जो सारा खर्चा है इस केस का, स्टेशनरी भी, तो वो उस सरकार ही बर्दाश्त करेगी, वो अथॉरिटी ही बर्दाश्त करेगी, उसे किसी तरीके की रकम जो है वो खर्च नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, कागज तक का भी खर्चा गवर्नमेंट देगी। तो हमने मेंटेनेंस की जैसा बात की, जो एक स्पेशल एक्ट बना है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, उसके तहत हमने बात की कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे उनको वो पावर दी गई है, ट्रिब्यूनल का इनेकाद हुआ है जो वहाँ फैसले करे। तो क्या आम जो अदालत में लोग जाते हैं मेंटेनेंस लेने, तो क्या अदालत भी ये लोग जा सकते हैं मेंटेनेंस हासिल करने के लिए? ये जो एक्ट है ये तो अभी आ गया, इससे पहले तो सबसे, जब हमारा J&K की बात कर रहे हैं तो 488 रहता था पेरेंट्स के लिए, पर्टिकुलर पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों के खिलाफ कहीं कोई मेंटेनेंस का केस करना है तो 488। उसके बाद 125 CRPC में आ गया। जी सर। कोई भी आदमी उसका जो अपना चाहे किसी धर्म से भी वो बिलोंग करता है, जिसमें वो इसमें इस 125 CRPC का एक प्रोविजन है जिसमें पेरेंट्स, खासकर मैं पेरेंट्स की बात करूंगा, अपने बच्चों के खिलाफ जा सकते हैं। किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए, फैसिलिटीज के लिए, कि जिससे उनको आम जिंदगी जो बिताने के लिए जो चीज़ों की जरूरत है उस हिसाब से कि इतना खर्चा उनको चाहिए, वो ऑर्डर पास किया जाता। हालांकि अगर हम कहेंगे हमारे धर्मों के हिसाब से चलना है तो इवन हिंदू धर्म इससे पहले भी ये सभी सेक्शंस के पहले भी हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आता है हिंदूज में, उसमें भी ये एप्लीकेशन लगा सकते थे कि बच्चों के पास से कि मेंटेनेंस के लिए, इवन मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में है। तो हिंदू अडॉप्शन में तो वो सारे जैन, सिख जो सारे आते हैं, लेकिन अगर जो कैसे जिसका पर्सनल लॉ नहीं है जैसे क्रिश्चियन या पारसीज, उनके लिए 125 सेक्शन CRPC की जो 125 दफा है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात हो रही है, हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब कई बार क्या होता है कि कईयों के बच्चे नहीं होते हैं। जी जैसा बिल्कुल, ये खुदा की मर्जी है तो भगवान की, तो अगर नहीं है तो वो लोगों के लिए कहाँ जाएंगे? तो वो लोग जो है वो आगे बच्चों के, जो मैंने पहले भी कहा, अपने क्लोज रिलेटिव्स, बिल्कुल, जिनको उनकी प्रॉपर्टी बाद में जाएगी, तो वहाँ उनकी तरफ भी वो उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो कई लोगों को अभी ये अवेयरनेस नहीं है कि जब बच्चा नहीं है तो कहाँ से मांगेंगे जी, हमें कौन मेंटेन करेगा? तो जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी उनको मेंटेन करेंगे। जैसा कानून में इन्हें एक चीज़ तो साफ कर ली है कि जो वारिसीन है उनका जो है फ़र्ज़ है, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन उम्र रसीदा अशख़ास का ख़ास ख्याल रखें और इन्हें जो नान कफाफा है उसका ख्याल रखें। और अगर वो उनका ख्याल नहीं रखते हैं तो उस सूरत में जो हमारे अदालत हैं, अदलिया है, वो एक ऑर्डर पास करेंगे उनके खिलाफ कि उनके नान कफाफे की रकम जो है वो मुकर्रर की जाएगी जो उन्हें फ़ी माह अदा करनी पड़ेगी। जी। तो ये जैसा बात हमने की मेंटेनेंस की,
दूसरी चीज़ जो देखा गया है, क्योंकि जिस्मानी तौर से कमज़ोर होते हैं उम्र रसीदा शख्स, जो जिस्मानी तशद्दुद है जिन कभी कभी इनको सामना करना पड़ता है बदकिस्मती से अपने वारिसैन से या किसी और शख्स से, तो उस सूरत में कानून किस नज़र से देखता है ऐसे जराइम को? हाँ, ये बात आपने जो सवाल किया, हम तो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं कि पेमेंट लेंगे, ये लेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं मेंटल हरासमेंट उनको हो रही है, कहीं कहीं उनको मेंटल हरासमेंट में गाली गलौज, डांट डपट, ये चीजें कवर करते हैं, तो या फिर फिजिकल हरासमेंट, धक्का, किसी का कोई ऐसा फिजिकल इंजरी का जिसमें डर है, तो ये हमारी जो एजेंसीज हैं, सबसे पहले तो पुलिस ही है जी, सबसे ज्यादा तो नजदीक पुलिस डिपार्टमेंट है, बिल्कुल, जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, इनके पास आप जाएं बेशक। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जी सर, दूसरा ये उनके पास जाए, तीसरा हम लोग बैठे हैं अदालत, हमारी जो एजेंसी, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्टिकुलर ऑनरेबल हाई कोर्ट तक हमारे जो लीगल सर्विसेज है ये प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके पास ये अवेलेबल है, वहां पे उनके पास जाए। अगर ये खुद नहीं भी जा सकते हैं, मैंने पहले भी कहा कि खुद नहीं, किसी ना किसी तरीके तक इन तक बात पहुंचे जी, तो ये खुद भी एक्शन, इवन हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है जी, वो भी इसमें एक्शन कर लेते हैं। कई बार न्यूज से, मीडिया की तरफ से कोई आता है, वो खुद सुओ मोटो नोटिस इशू करते हैं और ऑर्डर भी पास किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करवाए जाते हैं। अच्छा, तो जैसा इसका मतलब यह है कि सरकारी इदारों की कमी नहीं है जो खास तौर पर इसी चीज़ के लिए बने हैं कि हमारे उम्र रसीदा अशखास के साथ किसी भी तरीके का जहनी या जिस्मानी तशद्दुद ना हो, तो इसमें किस तरीके की सज़ा मुकर्रर की गई है अगर जिस्मानी तशद्दुद होता है उम्र रसीदा अशखास के खिलाफ? इनके लिए तो वह सबसे पहले तो क्रिमिनल ऑफेंस ही बनता है, बिल्कुल, तो उस हिसाब से जितना जैसे इंजरी आएगी उसी तरह से बेशक ये सजा का वो प्रावधान रहता है जी। लेकिन हम तो चलो बात करते हैं, एक तरफ की बात कर रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, हालांकि ऐसा जब पैसे की बात, जब कभी ऐसा बुजुर्ग हर बार पैसा नहीं चाहता है जी, वो प्रेम चाहता है, प्यार चाहता है, बच्चों से इज्जत चाहता है, बच्चों की तरफ से अच्छा बोलना और उनका समय चाहता है बेशक, जो कई बार इस जो अभी इकोनॉमिक कंडीशंस है सभी लोगों की, जो हमारी सोसाइटी में बच्चे बाहर कमाने निकल जाते हैं, कई बार दूसरी स्टेट्स में चले जाते हैं, कई बार घर में ज्यादा टाइम नहीं दे पाते क्योंकि काम का प्रेशर रहता है, तो कई कारण वो अपने आप को लूफनेस, थोड़ा अकेलापन उनको हो जाता है, तो कई बार उससे चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। बिल्कुल, तो इन चीजों को थोड़ा सा करने के लिए, इनके लिए मुझे लगता है बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन हॉल होने चाहिए, जैसे जिस तरीके से सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी जो है इनकी चलती रहनी चाहिए। डे बोर्डिंग के गवर्नमेंट को इंतजाम किए भी है, ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट कर भी रही है, बाकी ओल्ड एज होम तो है ही हैं, अगर उनको लगता है कि हम अपने उम्र के लोगों के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे तो उनके लिए वॉलंटरी भी जा सकते हैं, अगर एप्लीकेशन दें तो तब भी वो वहां पे जा सकते हैं। तो ये हमारे सोसाइटी का एक रहता ही है जी। तो जो हमारे बच्चे जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि काम करने के लिए आते हैं, वो ज्यादातर टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जिसके कारण ये थोड़े से जो प्रॉब्लम्स है क्रिएट होना शुरू हो जाती है। यानी जैसा एक तरीके से ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, यानी हमारे समाज की प्रॉब्लम है, हमारी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम है, हमारे आयाल की प्रॉब्लम है, और कानून का जो पर्पज़ है इसमें वो ये है कि हमारे आयाल में वो तवाज़ुन बना रहे, हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, उन्हें अपना वक्त दें, और उसी तरीके से एक तवाज़ुन बरकरार रहेगा समाज में। तो जो फोकस है वो इसका ताज़ीराती जो शिक है उस पर नहीं है, यानी किसी को आपको सज़ा नहीं देनी, लेकिन कोशिश ये करना है तवाज़ुन जो आपकी फैमिली का है वो बरकरार रहे। अब समाज में एक प्रॉब्लम और भी आती है कि जैसे बुजुर्गों ने कई बार अपनी प्रॉपर्टीज जो चाहे मूवेबल है, बिल्कुल, चाहे इमूवेबल, चाहे मकान की शक्ल में है, या गहने वगैरह, या गाड़ियां वगैरह, या कुछ बच्चों के नाम पहले जीते जी ही उन्होंने कर दी हुई हैं गिफ्ट के तौर पे, या किसी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके, तो अब इनको लगता है कि मैंने तो अपने हाथ काट के दे दिए हैं जी सर, तो अब तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। बिल्कुल, लेकिन ये इनको मैं बताना चाहता हूं आपके इस माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आपको लगता है कि मैंने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है जी सर, तो कि एप्लीकेशन देके वो जो भी डॉक्यूमेंट के थ्रू की है, या ऐसे भी आपने ट्रांसफर कर दी है, तो वो वापस उनसे ली जा सकती है जी।
यानी इस तरीके के दस्तावेज आपको बनाने हैं कि उसमें एक प्रोविजन आप ये भी रखें कि अगर आपने हमारा ख्याल नहीं रखा तो हम ये प्रॉपर्टी वापस ले जा सकते हैं। जब भी आप एक लाइन, जो बहुत से लाइंस लिखी जाती हैं कि मैं क्यों दे रहा हूं, कब दे रहा हूं, कितनी क्या वैल्यू है, उसके साथ एक लाइन वेलफेयर की भी लिखी जाए। जी सर। अगर आप कल मेरी सेवा नहीं करेंगे, अपनी माँ की सेवा, अपने बाप की सेवा, जो भी लिख रहा है, तो हम ये वापस भी ले जा सकते हैं, वापस भी ली जा सकती है। ये हमारे वेलफेयर का ये निहायती अहम पॉइंट है ये। जी बिल्कुल। वो हमारी कई कोर्टों ने इसका ऑर्डर भी किया है। जी सर। अच्छा, कानूनी तौर पर ये नाफिज भी होती है, प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है अपने बच्चों से, वो वापस आम लोगों को पढ़े लिखे जो जिनका हमारे साथ राब्ता रहता है, या जो कानून या खबरें सुनते रहते हैं, उनके लिए तो उनको तो नॉलेज है। लेकिन अब कई लोग जो गाँव में हैं, जिनको वहां तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए तो मैंने कहा कि डलता है। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वॉलंटियर्स है, ताकि आम लोगों को जानकारी तो इसी के लिए है। जी साहब, ये बातें जो है हमारी उन तक पहुंचे। बिल्कुल जय साहब। जय साहब, आखिर में चाहेंगे आप एक मैसेज दें हमारे ऑडियंस के लिए, जिसमें जाहिर सी बात है वारिसीन भी सुन रहे होंगे उम्र रसीदा लोगों के, और खुद ये उम्र रसीदा अशखास भी सुन रहे होंगे, तो इनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी, सबसे पहले तो मैं यंग जनरेशन जो है, मैं उनके लिए एक मैसेज देता हूं कि अपने घरों में जो बुजुर्ग हैं, इवन अपने घरों में तो आपके अपने हैं, लेकिन आपके आस पड़ोस में जो हैं बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करिए, उनको थोड़ा सा समय दीजिए, जिनसे उनको मेंटल, वो आपका प्यार चाहते हैं, आपसे इज्जत चाहते हैं, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते वो। तो वो सबसे पहले तो यंग जनरेशन करे कि कम से कम ये जो बुजुर्ग हैं ये सेटिस्फाई रहें, आराम की ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी आपको दे दी है आपकी वेलफेयर के लिए। तो बाकी मेरे बुजुर्गों के लिए भी है कि बुजुर्ग, अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है इस तरह की जो हमने अभी बात की है, कोशिश तो करिए कि घरों में ही ये चीज़ें सेटल हो जाएं, घरों में बुजुर्ग बैठ के इसको थोड़ा सेटल करने की जो। लेकिन अगर वहाँ घर में सेटल नहीं हो पाती और आपको लगता है कि आपके उससे बाहर चली गई, हाथ से चीज़ बाहर चली गई, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास आइए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपकी सेवा में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हमें टेलीफोन तक करिए, चिट्ठी लिखिए या मैसेज पहुंचाइए, हम आपके पास खुद आ जाएंगे। सब आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दूरदर्शन की टीम की तरफ से कि आपने इस हसास मौजू पर इतने आसान तरीके से हमारे नाजरीन तक बहुत ही ज़्यादा अहम जानकारी पहुंचाई। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी के साथ नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते हम फिर रूबरू होंगे एक नए माहिर कानून के साथ, एक नया और अहम मौजू लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें और दूरदर्शन की पूरी टीम और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी को अगले प्रोग्राम तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी